हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की जो हमारी न्यू वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेलानोग्लॉसिस के बारे में। हमारे सिलेबस में हैबिट, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एज वेल एज डेवलपमेंट भी मेंशन किया गया है। तो इसे पार्ट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। आज हमारा फर्स्ट पार्ट है मेलानोग्लॉसिस का। क्लास वाइज आप लोगों को हम थंबनेल पे मेंशन कर देते हैं तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। देखिए, आज का टॉपिक कितना कवर करते हैं आई डोंट नो। जब तक मैं पढ़ा पाऊँगी अच्छे से मैं पढ़ाऊँगी, ठीक है। अब आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये हमें बहुत मोटिवेट करता है और भी वैल्यूबल वीडियोस बनाने के लिए। ओके, एंड बहुत सारी वीडियोस बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड हमारे चैनल पर है। सो आप विजिट करिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, आपको काफ़ी सारी लिंक्स मिल जाएंगी। प्लस आई कार्ड पर भी आप देख सकते हैं। ओके, देखिए, तो सबसे पहले हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। हम जानेंगे कि इन्हें किस किंगडम, किस फाइलम, किस सब फाइलम में और क्या रीज़न है इन्हें इन सभी किंगडम, फाइलम, सब फाइलम में रखने का। देखिए, सबसे पहले बात करें किंगडम की, तो किंगडम इनका एनिमलिया होता है। ऑब्वियस सी बात है, जानवर हैं तो हम इसे एनिमलिया में रखते हैं। द सेकेंड वन इज़ इनका फाइलम जो है वो कॉर्डेटा है। इनको कॉर्डेटा में प्लेस किया गया है, या फिर आप इसे और अच्छे तरीके से लिखना चाहो तो आप प्रोटोकॉर्डेटा लिख सकते हो, ठीक है। क्यों इन्हें हम लोगों ने प्रोटोकॉर्डेटा में रखा हुआ है? बिकॉज प्रोटोकॉर्डेटा के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि हमारे मेलानोग्लॉसिस बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ड्यूट्रोसोम एनिमल होते हैं, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, इनमें बक्कल डाइवर्टिकुलम पाया जाता है, जिसे कि हम लोगों ने कल पढ़ा था स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। एज वेल एज दे हैव द प्रीसेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनमें पाई जाती हैं, फेरेंजियल गिल स्लिट। तो हमें पता है कि हमारे जो कॉर्डेट हैं उनकी एक स्पेसिफिक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि फेरेंजियल गिल स्लिट का होना, नर्व कॉर्ड का होना, नोटोकॉर्ड का होना। यहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, बट एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ नोटोकॉर्ड का देखा जा सकता है यहाँ पे, जो है बक्कल डाइवर्टिकुलम, जिसे कि हम स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। ये एम्ब्रियो में भाई आप देखते हो कि गट की जो वॉल होती है, सरफेस होती है, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और फिर हमारे एडल्ट में आते आते वो क्या करते हैं, प्रोबॉसिस जो है, मतलब कॉलर से निकल के प्रोबॉसिस तक चले जाते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट भी है, बट जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू नोटोकॉर्ड नहीं है, दैट्स वाई इनका जो सब फाइलम होता है वो हेमिकॉर्डेटा होता है, ठीक है। ट्रू नोटोकॉर्ड यहाँ पर क्या है, नहीं है। इसी वजह से इनका जो सब फाइलम है वो है हेमिकॉर्डेटा, बिकॉज ये हाफ कॉर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। हेमी मतलब हाफ होता है, तो हाफ कॉर्डेटास के जितने कैरेक्टर्स हैं, लाइक फेरेंजियल गिल स्लिट का होना, नोटोकॉर्ड नहीं है बट उसका मिलता जुलता एक स्ट्रक्चर स्टोमोकॉर्ड होना, जिसे हम बक्कल डाइवर्टिकुलम भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये हाफ कॉर्डेट की कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, that's why we consider it as hemichordate. Okay, now the third थिंग इज, क्योंकि किंगडम, फाइलम हो गया, सब फाइलम भी हो गया, देन हम लोग क्लास की अगर बात करें तो क्लास होता है एंटेरोपनिस्टा। एंड एंटेरोपनिस्टा के भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। क्या एंटेरोपनिस्टा के भी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। इनके कॉमन अगर हम बात करें तो इनके सभी भी जितने भी एंटेरोपनिस्टा के अंदर आएंगे उन्हें हम जनरली एकॉर्न वॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एकॉर्न वॉर्म बोलते हैं। अभी हम बताएंगे क्यों बोलते हैं। फिर इनकी फैमिली टाइकोराइजी है एंड उसके बाद जीनस इनका मेलानोग्लॉसिस है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमें क्लासिफिकेशन से पता चलते हैं जब हम मेलानोग्लॉसिस का क्लासिफिकेशन देखते हैं तब। एज आई मैंशनड प्रीवियसली कि ये सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा से बिलोंग करते हैं। देयर आर लाइक वेरियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेमिकॉर्डेट, जिसमें है कि अगर हेमिकॉर्डेट में कोई ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है तो वो एंटायरली मैराइन भी हो सकता है, वो सॉलिटरी भी हो सकता है, वो कॉलोनी में भी रह सकता है, ट्यूबिकुलस भी हो सकता है। अगर हम मेलानोग्लॉसिस की बात करें तो जो हमारा मेलानोग्लॉसिस होता है वो ट्यूबिकुलस होता है, ठीक है। नलिकादार इसे बोलते हैं, ट्यूबिकुलस होता है, ठीक है। फिर इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, ऑब्वियस सी बात है, सॉफ्ट होती है, बहुत म्यूकस की वजह से इनकी बॉडीज आप देखोगे चिपचिपी सॉफ्ट, ठीक है।
फ्रेजाइल होगी, वर्मी फॉर्म होगी, अनसेगमेंटेड मतलब क्या, आप मुलायम देखोगे, नाजुक देखोगे, क्रीमी के आकार का, वर्म के आकार का इनका बॉडी देखोगे। अनसेगमेंटेड होगी मतलब कोई भी इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं पाए जाएंगे, खंड नहीं पाए जाएंगे, इनकी बॉडी खंडित नहीं होगी। बायलैटरल सिमेट्री होगी मतलब अगर आप इनको बीच से काटते हो तो लेफ्ट एंड राइट जो होगा वो ओवरलैप कर सकता है एकदम अच्छे से। फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब कि इनकी जर्म लेयर 3 लेयर से बनी होगी, ठीक है, मीजो, इंडो, एक्टो, ओके। देन इनकी जो बॉडी होती है ये डिवाइडेड होती है प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक में। अगर ये इनकी बॉडी है, ठीक है, तो दिस पार्ट इज द प्रोबॉसिस, देन दिस पार्ट इज द कॉलर एंड दिस पार्ट, द रेड पार्ट इज योर व्हाट, योर ट्रंक, ओके। फिर इनमें सॉलिटरी ग्लोमेरुलस पाया जाता है। देखो ग्लोमेरुलस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो बैलानोग्लोसिस में भी एक्सक्रीशन जो होता है वो हमारे ग्लोमेरुलस की वजह से ही होता है। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो कि हमारे बैलानोग्लोसिस दिखाते हैं, दैट्स वाई हम इन्हें हेमिकॉर्डेटा के सब फाइलम में प्लेस करते हैं। फिर इनको अगर क्लास एंटेरोपनिस्टा में रखा गया है क्योंकि ये सॉलिटरी हैं, अकेले रहने वाले हैं, फ्री स्विमिंग है, ठीक है, अकेले रहते हैं इसलिए अकेले घूमते भी हैं, तैरते भी हैं। बरोइंग एनिमल है, अगर हम बैलानोग्लोसिस की बात करें तो इनका यू शेप का ये बरो बनाते हैं। कॉमनली इन्हें हम एकॉर्न वॉर्म बोलते हैं या फिर टंग वॉर्म बोलते हैं। प्रोबॉसिस सिलेंड्रिकल होता है इनका एंड टेपरिंग होता है, और इनकी डेवलपमेंट जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर आप एक लार्वल फॉर्म देखोगे जिसका नाम है टॉर्नेरिया लार्वा, जो कि बहुत पॉपुलर एंड इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज आपके पर्सनल नॉलेज से भी, ठीक है। देखिए बैलानोग्लोसिस क्लैवीजेरस जो था इसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया था, मतलब बैलानोग्लोसिस की यही एक स्पीसीज थी जिसको सबसे पहले रिकॉर्ड किया गया, और ये जो नाम दिया गया बैलानोगैलिस क्लैवीजेरस इसे दिया डेल चियाजे ने, ठीक है, किसने दिया, डेले चियाजे ने, किसमें, 1829 में, ठीक है। बैलानोग्लोसिस जो हमारा वर्ड है, जो टर्म है, ये ग्रीक के 2 वर्ड से डिराइव है। कौन से वर्ड, ग्रीक के 2 वर्ड, और वो ग्रीक के 2 वर्ड्स कौन से थे, बैलानो और ग्लोसिस, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट कि हमने ये देखा कि बैलानोग्लोसिस एक टर्म है जो हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल फॉर्म में। ये जो नाम बैलानोग्लोसिस रखा गया है ये नाम हमने ग्रीक के 2 वर्ड से लिया, जिसका जो वर्ड्स थे वो थे बैलानो और ग्लोसिस। बैलानो मतलब होता है एकॉर्न, और ये जो एकॉर्न होता है ये एक्चुअली में हमारे एक ओक का ट्री होता है, ओक का पेड़ होता है, ठीक है, और उस पेड़ में फल लगते हैं, तो जो ओक का फल होता है उसे हम एकॉर्न बोलते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा। तो इस फल, जो ये फल है, एक्चुअली में जब हम बैलानोग्लोसिस की बॉडी देखते हैं तो उसकी बॉडी भी 3 तरीके में क्या है, ऐसे, और देखिए पहले आप देखोगे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, ठीक है, फिर आप देखोगे इनमें कॉलर्स, ओके, ये प्रोबॉसिस था, ये कॉलर हो गया, एंड फिर आप इसका ऐसे पूरा सेगमेंट देखोगे, ये हम इन लार्ज पार्ट बनाए हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ आप उसकी बॉडी को देखते हो। तो ये जो उसका प्रोबॉसिस वाला पार्ट था, ठीक है, ये जो प्रोबॉसिस वाला पार्ट था ये एक्चुअली में ना थोड़ा ऐसे होगा, देखिए ये एक्चुअली में थोड़ा सा ऐसे होगा। तो ये जो पार्ट है हमारे बैलानो का, ये एक्चुअली में ये एंड ये प्रोबॉसिस एंड कॉलर, ये 2 पार्ट जो हैं, प्रोबॉसिस एंड कॉलर, ये दोनों पार्ट हमारे एकॉर्न के फ्रूट, ठीक है, जो एकॉर्न फ्रूट है हमारा ओक ट्री का, उससे बहुत ज़्यादा मिलते जुलते थे। सेकेंड, हम इसीलिए इसे एकॉर्न वॉर्म कहते हैं, ठीक है, क्या, इसी वजह से हम इसे एकॉर्न वॉर्म कहते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज कि ग्लॉसिस वर्ड जो था, ये ग्रीक में जो ग्लॉसिस वर्ड था उसका अपन लोग का जो लैंग्वेज होता है उसमें इसको बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं, टंग, टंग मतलब जीभ। तो किसकी जीभ, जो हमारे बैल होते हैं, जब आप उनकी जीभ देखोगे जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, तो इनकी जो बैलानो की जो पूरी की पूरी बॉडी है, ठीक है, वो आप देखते हो कि इनमें जो प्रोबॉसिस होता है, जो इनका कॉलर होता है, देखते हो ना कि इनके टंग की तरह दिखाई देते हैं, जो हमारे बैल होते हैं उनकी टंग की तरह दिखाई देते हैं। दैट्स वाई हम इन्हें एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है ऑक्स टंग, टंग वॉर्म भी हम इसे बोलते हैं। जो मछुआरे लोग होते हैं
वो लोग इसे टंग वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ऑक्स की जो जीभ होती है उसके कीड़े बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ऑक्स के जीभ में ये कीड़े जा करके लग रहे हैं तब हम इसे बोल रहे हैं कि हाँ ये तो ऑक्स का कीड़ा है, नहीं। जो ऑक्स की जीभ है उसके तरह ये दिखते हैं, उसके तरह ये रिजेंबल होते हैं, दैट्स वाई वी कंसिडर देम एज अ टंग वॉर्म, ठीक है। तो इनकी ओरिजिन आपको समझ में आई, इस वर्ड की ओरिजिन क्या है। अब देखिए, अब हम इसको थोड़ा अपनी तरह से समझाते हैं क्योंकि हो सकता है बच्चों को, कुछ बच्चों को ना समझ में आया हो। देखिए, हमने बोला कि जो बेलेनोग्लॉसस ये नेम है, ठीक है, वेट अ मिनट, जो ये बेलेनोग्लॉसस नेम है, ये बेलेनोग्लॉसस हमने लिया हुआ है ग्रीक वर्ड से। दो टर्म हमने लिए। आप जानते हो कि बायोलॉजी में कोई भी वर्ड हो, एक होता है प्रीफिक्स और एक होता है सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगा हुआ है, पी फॉर प्रीफिक्स, पी फॉर पहले लगा हुआ। तो बेलेनो जो है इसका ये जो पहला, ठीक है, जो ये फर्स्ट प्रीफिक्स है बेलेनो, इसका क्या मतलब है। और सेकेंड वर्ड की ग्लॉसेस जो ग्रीक में वर्ड है उसका हमारे लैंग्वेज में क्या मतलब है। तो बेलेनो मतलब यहाँ पर हम जानते हैं एकॉर्न, ठीक है। क्या जानते हैं हम, एकॉर्न। और ये एकॉर्न है हमारे ओक ट्री के फल का नाम। और ग्लॉसेस में हम जानते हैं टंग, और ये टंग है हमारे बैल का जो कि है ऑक्स। दैट्स वाई हम इन्हें दोनों ही नाम से जानते हैं। पहला नाम एकॉर्न वॉर्म, ठीक है, एकॉर्न वॉर्म, एंड दूसरा नाम टंग वॉर्म, ठीक है, टंग वॉर्म। अब ये जो एकॉर्न है ये क्या है, ये ओक ट्री का फ्रूट है, एंड ये जो टंग है ये ऑक्स के रिफरेंस में हमने बात की है। सो दिस इज व्हाट आई एम एक्चुअली लाइक ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू ऑल, मेक यू अंडरस्टैंड कि यही चीज़ है बेलेनोग्लॉसस की मीनिंग एंड एवरीथिंग। लाइक अदर हेमिकॉर्डेट्स, लाइक जितने भी हमने हेमिकॉर्डेट्स अभी तक एग्जाम्पल्स में पढ़े थे, सभी हेमिकॉर्डेट की तरह ये भी मैराइन एनिमल होते हैं, मतलब कि लिव इन वॉट, सॉल्टी वाटर। ये किस में जीते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं। हैविंग वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है इनका, 120 स्पीसीज ही केवल पाई जाती हैं इनकी, ज़्यादा स्पीसीज नहीं है। और ये पूरे वर्ल्ड में 120 स्पीसीज आपको देखने को मिलेगी, सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो समुद्र होते हैं उनके उस जगह पर आप देखते हो। हाउएवर हमारे अगर भारत में बात करें तो 120 में से 20 जो इनकी प्रजातियां हैं ये हमारे भारत में पाई जाती हैं। भारत में 20 प्रजातियां बेलेनोग्लॉसस की पाई जाती है। इट्स अ बिग नंबर। देखिए, बेलेनोग्लॉसस एक मैराइन ट्यूबिकुलस और बोरोइंग हेमिकॉर्डेट है। देखिए, मैराइन मतलब क्या होता है, समुद्री पानी जो खारा होता है, नमकीन होता है। ट्यूबिकुलस मतलब कि इनमें थोड़ा सा ना, ये जैसे जहाँ रहेंगे वहाँ पर ना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर दे, एक नली लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करके रहेंगे। और ये नली बनाते हैं किस रूप में बनाते हैं, बिल के रूप में, इसीलिए हम इन्हें बरोइंग भी कहते हैं। ये कहाँ रहते हैं, ये बरो बना करके रहते हैं, बिल बना करके रहते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है वो सॉफ्ट होती है, मुलायम होगी, और साइनी म्यूकस से क्या होती है कि कोटेड होती है। जो इनकी चमकदार बलगम से ये क्या होती है, ढकी होती है, म्यूकस से ये ढकी होती है। इनकी बॉडी ऑफन ब्राइटली कलर की भी हो सकती है। और आयोडोफॉर्म, अगर आपने कभी स्मेल किया हो आयोडोफॉर्म, तो आपको जैसे आयोडोफॉर्म की स्मेल आएगी ना, सेम उसी तरीके से जहाँ पर बेलेनोग्लॉसस होगा, अगर आपने उसे अपने हाथ से छू लिया तो आपको सेम अपने हाथों में आयोडोफॉर्म की ही स्मेल देखने को मिलेगी। क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रीसेंस ऑफ दैट म्यूकस। म्यूकस की वजह से आपको वो जो आयोडोफॉर्म की स्मेल है वैसी कुछ स्मेल आपको देखने को मिलेगी। ये जो स्मेल होती है ये एक्चुअली में बड़ी गंदी होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल इसके पास आते भी नहीं हैं। तो जो इसके दुश्मन होते हैं उनसे ये बचा रहता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्मेल है वो प्रोटेक्शन देता है इनको उनके दुश्मन से। जब स्मेल गंदी है तो कोई इनके पास एनिमल आएगा नहीं, जब आएगा नहीं तो खाएगा नहीं, ठीक है। इट हैज़ नो डेफिनिट इंडोस्केलेटन, इसके पास कोई डेफिनिट इंडोस्केलेटन नहीं है, ठीक है, ना ही बोन की बनी हुई ना ही कार्टिलेज की बनी हुई, कोई भी डेफिनिट इनमें क्या है, स्केलेटन नहीं है। इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन मतलब क्या होता है, अंदर का जो आपका कंकाल का सिस्टम है आप उससे इंडोस्केलेटन बोलते हो। नोटोकॉर्ड इसमें
स्मॉल बक्कल डायवर्टिकुलम से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इस बक्कल डायवर्टिकुलम को एक्चुअली में हम स्टोमोकॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है, बट इसमें स्टोमोकॉर्ड जो है वो प्रेजेंट है। ओके, नाउ हमने इंट्रोडक्शन की बात कर ली, हैबिट एंड हैबिटेट की बात कर ली। नाउ हम इनकी मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कि एक्चुअली में ये कैसे दिखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी होती है वो अनसेगमेंटेड होती है, कोई भी खंड इसमें आपको नहीं दिखेंगे। ये क्या होते हैं, शरीर जो है वो खंडित नहीं होता है, लेकिन 3 पार्ट में इनका शरीर बटा होता है। आपको बस याद रखना है PCT। ठीक है, क्या याद रखना है, PCT। अब जब आप PCT को याद कर रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि P फॉर प्रोबॉसिस, जो कि सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है, जो कि आपको फनल शेप का दिखेगा। कैसा दिखेगा, आपको ये फनल शेप का दिखेगा। सेकेंड पार्ट, दैट इज आवर व्हाट, कॉलर। और ये जो कॉलर होगा ये आपको कैसा दिखेगा, कैन यू टेल मी कि ये आपको कैसा दिख रहा है। थोड़ा सा आपको ये सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा। ठीक है, ये आपको सिलेंड्रिकल शेप का दिखेगा। ओके, समझ जाना, ये CYLINDER ये पूरा लिख रहे हैं। और जो थर्ड इनका बॉडी का पार्ट है, डेट इज आवर व्हाट, डेट इज ट्रंक। और ये ट्रंक कैसा दिख रहा है, इलोंगेटेड। ठीक है, ये आपको दिखा इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। तो 3 चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई। सबसे पहले कि इनकी बॉडी में सेगमेंट्स नहीं पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड, इनकी जो बॉडी होती है वो 3 डिस्टिंक्ट रीजन में बटी हुई होती है। नाम है प्रोबॉसिस, सेकेंड वन इज कॉलर एंड द थर्ड वन इज ट्रंक। स्ट्रक्चर पता चल गया। ठीक, अब देखिए, सो मॉर्फोलॉजी, हम बैलेनोग्लॉसिस की थ्योरी पढ़ने से पहले आपको हम डायग्रामेटिक हर एक चीज़ बता देते हैं, जिससे कि आप एक शॉर्ट एंड क्रिस्पी नोट्स बना लो। फिर हम इलाबोरेटेड वे में थ्योरी भी बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, देखिए, अगर हम बात करें बैलेनोग्लॉसिस की, तो जो बैलेनोग्लॉसिस की बॉडी होती है वो 3 रीजन्स में बटी होती है। रीजन जो हम बात बोल रहे हैं, ये क्षेत्र की बात कर रहे हैं, वो रीजन की बात, REASON की बात नहीं कर रहे हैं, REGION की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप समझिए, 3 रीजन में जो सबसे पहला रीजन होता है, ये एक्चुअली में होता है हमारे किसका, ये जो रीजन होता है, दिस रीजन इज द प्रोबॉसिस रीजन। ठीक है, दिस, ये रीजन हो गया प्रोबॉसिस का। ठीक है, दिस रीजन इज प्रोबॉसिस। नाउ द सेकेंड रीजन इज कॉलर, जो कि प्रोबॉसिस से क्या होती है, अटैच होती है, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देती है। दिस रीजन इज व्हाट, कॉलर। ओके, एंड द थर्ड रीजन इज ट्रंक। कौन सा रीजन, ट्रंक का रीजन, जो कि कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। ठीक है, कुछ ऐसे। ओके, ये हो गया इनका ट्रंक का रीजन, जो कि सबसे ज़्यादा इनका ना लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। ठीक है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पार्ट जो होता है वो ट्रंक होता है, अगर हम तीनों रीजन के कंपैरेटिवली बात करें तो। अब देखो, धड़ाधड़ अब नोट्स बनाओ बस। देखो, कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, जो तुम्हारा ये प्रोबॉसिस का पार्ट होता है, दिस पार्ट इज योर एंटीरियर पार्ट ऑफ द बैलेनोग्लॉसिस। ठीक है, कौन सा पार्ट है ये हमारा, ये हमारा एंटीरियर पार्ट है। सेम चीज़ ऐसे ही नोट करते जाना। ठीक है, एंड जो हमने ये ग्रीन पार्ट बनाया है, दिस वन इज योर, देखिए, दिस वन इज योर प्रोबॉसिस, जो कि है एंटीरियर पार्ट। दिस वन इज द प्रोबॉसिस। ठीक है, द मिडिल पार्ट इज योर कॉलर। ओके, एंड द ग्रीन पार्ट, this part is your what, this is the trunk, जो कि है पिछला पार्ट, एकदम जो पीछे का पार्ट होता है, this is the trunk part. ओके, दिस इज द ट्रंक पार्ट, जो कि क्या है, पोस्टीरियर। ओके,
दिस इज व्हाट, पोस्टीरियर। तो हमने देख लिया प्रोबॉसिस, ठीक है, हमने देखा कॉलर और हमने देखा ट्रंक, जो कि हमारा बेसिकली मेलानोग्लॉसिस के 3 डिफरेंट डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। ओके, अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें एंटीरियर रीजन जो है हमारा प्रोबॉसिस, इसे हम बोलते हैं प्रोटोसोम। क्या बोलते हैं हम इसे? प्रोटोसोम, क्योंकि प्रोटो मतलब क्या होता है? आगे, फर्स्ट, तो ये हो गया प्रोटोसोम। ओके, और जो हमारा कॉलर वाला रीजन होता है इसे हम बोलते हैं मीजोसोम। क्या बोलते हैं? मीजोसोम। एंड जो हमारा ट्रंक वाला रीजन होता है इसे हम बोलते हैं मेटासोम। क्या बोलते हैं हम इसे? हम इसे बोलते हैं मेटासोम। तो हमने क्या देखा कि प्रोबॉसिस का जो अनदर नेम है वो है प्रोटोसोम। ज़्यादा ही डार्क हो गया ना, वेट, हम लेते हैं ये कलर। तो हम इसे प्रोबॉसिस को हम प्रोटोसोम बोल रहे हैं, कॉलर को मीजोसोम बोल रहे हैं एंड ट्रंक को मेटासोम बोल रहे हैं। नाउ इन तीनों ही रीजन में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को प्लेस किया गया है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को प्लेस किया गया है। प्रोटोसोम में सबसे पहले हम आप लोगों को बताना चाहते हैं जो पार्ट, वो है स्टोमोकॉर्ड, जो हमने बक्कल डायवर्टिकुला का बात किया था, जो कि सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे हेमिकॉर्डेट का। तो प्रोटोसोम जो है सबसे पहले आपको इसमें याद रखना है, मतलब प्रोबॉसिस में सबसे पहले आपको याद रखना है स्टोमोकॉर्ड की प्रीसेंस। किसकी प्रीसेंस? स्टोमोकॉर्ड। तो हमारे प्रोटोसोम में स्टोमोकॉर्ड पाया जाता है। सेकेंड, हमारे प्रोटोसोम में हार्ट की वेसिकल्स पाई जाती हैं, जो हार्ट वेसिकल होती हैं ये पाया जाता है। एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल साइनसेस भी इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये समझ में आया? ये राइटिंग पे मत जाना, बस आपको हम बोल भी इसी वजह से रहे हैं, वरना फिर हम केवल से केवल आपको ऐसे ही डायग्राम बना करके दिखा देते हैं ना। हम बोल भी इसीलिए रहे हैं कि आपको समझ में आए। सबसे पहले स्टोमोकॉर्ड लिखो, सेकेंड हार्ट वेसिकल लिखो और थर्ड सेंट्रल साइनसेस लिखो। अब अगर हम कॉलर की बात करें तो कॉलर में आपको 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो कॉलर में कैविटी होती है, जिसको कॉलर क्या होता है? इनक्लोज किया होता है। तो सबसे पहले आपको कॉलर की कैविटी ही दिखाई देगी। तो आपको याद रखना है कॉलर कैविटी। क्या, किस चीज़ की प्रेजेंस होती है? कॉलर कैविटी की, ठीक है। एंड द सेकेंड पार्ट जो कि इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है माउथ। कॉलर रीजन में हमें केवल 2 चीजें दिखाई देती है, एक कॉलर कैविटी एंड द सेकेंड पार्ट इज माउथ। जो हमारा ट्रंक रीजन होता है, ये जो ट्रंक रीजन है ये 3 डिस्टिंक्ट पार्ट में बटा होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पाई जाती हैं क्या? यहाँ पर पाई जाती हैं जेनाइटल विंग्स, जो कि आपको ऐसे कुछ दिखाई देंगी। देखिए ये ऐसे कुछ दिखाई देंगी, ये ऐसे, ये ऐसे, और बीच में एक लाइन, और फिर यहाँ से ऐसा निकला ये लाइन, और फिर ऐसे, ठीक है। दिस इज योर जेनाइटल विंग, जो कि ट्रंक रीजन में प्रेजेंट होता है। ये क्या है? जेनाइटल विंग्स हैं। ये हो गई हमारी, हम GW लिख रहे हैं, ठीक है, ये जेनाइटल विंग्स हो गई, जिनको कि हम ब्रैंकियोजेनाइटल विंग्स भी कहते हैं, ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन कहते हैं। तो ये जो रीजन है हमारा, ठीक है, ये वाला जो रीजन है, दिस रीजन इज ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, ठीक है। ये कौन सा रीजन है? ये है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन। उसके बाद जो रीजन हम देखते हैं वो रीजन होता है हिपैटिक रीजन, जहाँ पे आप हिपैटिक सीका देखते हो। क्या देखते हो? ऐसे बने हुए आपको हिपैटिक सीका दिखाई देते हैं, ठीक है, ऐसे आपको गोले गोले करके ऐसे आपको हिपैटिक सीका दिखाई देते हैं, ठीक है। तो दिस रीजन इज द हिपैटिक सीका रीजन, मतलब कि आप इसको हिपैटिक रीजन भी बोल सकते हो, ठीक है। देन इसमें एक और रीजन होता है, थर्ड रीजन, जिसे हम बोलते हैं क्या? एक मिनट, जिसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर एब्डोमिनल, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल रीजन। ये था जेनाइटल विंग एंड दिस इज द हिपैटिक रीजन। तो यहाँ पर हमने आपको एक जेनेटिक रीजन, जेनाइटल विंग रीजन दिखाया, जिसको कि हम डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कितने रीजन्स देखे हैं? 3 रीजन्स देखे हैं ट्रंक रीजन में। एक है ब्रैंकियोजेनाइटल, एक है हिपैटिक रीजन और एक है पोस्टीरियर आपके एब्डोमिन। ये हो गया आपके ट्रंक का बात। अब ट्रंक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं? तो ट्रंक में आप देखते हो फेरिंग्स, कहाँ लिखें हम, यहाँ लिख दें। ट्रंक में आप फेरिंग्स देखते हो और आप क्या देखते हो? फेरिंग्स के साथ साथ आप गोनैड्स देखते हो। ठीक है, तो ये आपका जो बैलेनोग्लॉसिस है, इसी तरीके से आपको कॉपी में लिखना है। आपको टॉपिक डालना है मॉर्फोलॉजी ऑफ बैलेनोग्लॉसिस, डायग्राम सेम तरीके से बनाना है। आपको लेबलिंग भी ऐसे ही, जहाँ आपने प्रोबॉसिस लिखा है उसको लिखो कि ये एंटीरियर रीजन है, इसको हम प्रोटोसोम बोलते हैं। कॉलर को हम मीजोसोम बोलते हैं। ट्रंक पोस्टीरियर रीजन है, लार्जेस्ट पार्ट है, मेटासोम बोलते हैं। फिर प्रोबॉसिस में स्टमक, हार्ट, वेसिकल, सेंट्रल साइनसेस पाई जाती हैं। कॉलर में कॉलर कैविटी, माउथ पाया जाता है। ट्रंक अगेन 3 डिस्टिंक्ट रीजन में डिवाइडेड है। पहला है ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन, सेकेंड है हिपैटिक रीजन एंड थर्ड है आपका पोस्टीरियर एब्डोमिनल। अगर ओवरऑल ट्रंक की बात करें तो इसमें आपको गोनैड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, फेरिंक्स स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं एंड अगर आप और थोड़ा सा लिखना चाहो तो लास्ट में आपको एनस का रीजन भी दिखाई दे देगा हमारे पोस्टीरियर जो एब्डोमिनल है उसमें। तो दिस इज योर डायग्रामेटिक फॉर्म। लेट्स मूव ऑन आवर थ्योरी पार्ट, जहाँ पर आपको हम इन सभी का इलाबोरेटेड थ्योरी भी पढ़ा दे रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आपको मॉर्फोलॉजी आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे बैलेनोग्लॉसिस की। ठीक है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ग्लॉसिस की अगर हम बात करें तो हम इसे प्रोटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोसोम बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा एंटीरियर मोस्ट पार्ट है, मतलब कि ये फ्रंट पार्ट है हमारी बॉडी का। जो आगे का पार्ट होता है जहाँ माउथ है, ये वो वाला पार्ट है। ये कोनिकल शेप का होता है, जिसे कि आप फनल शेप भी बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद समझिए पोस्टीरियरली हम देखते हैं कि प्रोबॉसिस नैरो होता है और सिलेंड्रिकल नेक, जो कि हमने पढ़ाया ना, कॉलर को यहाँ पे नेक भी कंसिडर कर सकते हो आप। तो कॉलर जो है उससे क्या होता है, ये जुड़ा होता है किसके द्वारा? प्रोबॉसिस स्टॉक के द्वारा। और क्या करता है वो कॉलर से, जो कि सिलेंड्रिकल शेप का होता है, उससे जुड़ जाता है। बेस होता है प्रोबॉसिस का, वो यू शेप के सिलिएटेड एपिडर्मल डिप्रेशन से क्या होता है? बना होता है, जैसे कि हम प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन बोल रहे हैं। अगर ये है तो कुछ तो इसका काम होगा ना। इसका ये काम है कि जिस भी खाने को ये खाते हैं, जो भी इनका फूड होता है, उसको ये टेस्ट करते हैं। विच टेस्ट द क्वालिटी ऑफ फूड एंड वाटर एंटरिंग द माउथ। कुछ भी ये नहीं खाते हैं, ये अपने माउथ से ओनली बिकॉज ऑफ द प्रीसेंस ऑफ प्री ओरल सिलियरी ऑर्गन, इसके वजह से, इसके हेल्प से ये टेस्ट करते हैं। पानी और खाना दोनों को ही टेस्ट करेंगे, तभी जाकर के अगर वो उनको अच्छा लग रहा है तो जाकर के ये अपने माउथ में उसको क्या करेंगे? इनगल्फ करेंगे, खाएंगे। ठीक है, अब देखो प्रोटोस्टोम जो है ये क्या क्या कंटेन करता है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये हार्ट कंटेन करता है, जो हार्ट की वेसिकल होती हैं, जो हृदय की जितनी भी वेसिकल्स होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें ये क्या करता है? कंटेन करता है। सेंट्रल साइनसेस एंड बक्कल डायवर्टिकुलम। हमने आपको बताया था कि स्टोमोकॉर्ड है, जिसे हम बक्कल डायवर्टिकुलम बोल रहे हैं, ये एम्ब्रियो के टाइम में क्या होता है? गट की वॉल से निकला होता है, लेकिन ये जैसे ही एडल्ट फॉर्म में बदलने लगता है तो ये कॉलर के रीजन से निकल के ये कहाँ आ जाता है? हमारे प्रोबॉसिस के रीजन में आ जाता है। तो इससे आपको ये तो याद हो गया कि बक्कल डायवर्टिकुलम, जो कि एक बहुत ही मेन कैरेक्टरिस्टिक है हमारे हेमिकॉर्डेट का, वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है? तो हमारे प्रोबॉसिस में प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ हम प्रोबॉसिस में हार्ट वेसिकल और सेंट्रल साइनसेस जो हैं, इसे भी हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा कॉलर है, जिसे हम मीजोसोम बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, फनल ये नहीं होता है, ये सिलेंड्रिकल होता है। ठीक है, ये मिडिल पार्ट होता है बॉडी का, लाइक ये आप प्रोबॉसिस देख रहे हो, फिर ये कॉलर होता है, नीचे फिर ट्रंक होता है। तो दिस वन इज द मिडिल पार्ट बिटवीन द प्रोबॉसिस एज वेल एज द जो हमारा ट्रंक है उसके बीच का। ठीक है, जो वॉल होती है कॉलर की, ये हाईली थिक होती है, मस्कुलर होती है। फिर इसके बाद ये इनक्लोज करती है एक कैविटी को, जिसका नाम है कॉलर कैविटी, जिसको कि आप कॉलर सिलोम भी बोलते हो, क्योंकि कॉलर इनक्लोज कर रहा है एक कैविटी को, और कैविटी हम अपने बायोलॉजी के भाषा में सिलोम बोलते हैं। तो
कैविटी को कॉलर इनक्लोज कर रहा है, इसी वजह से उसका नाम है कॉलर सिलोम। ठीक है, ये क्या क्या कंटेन करता है, तो इस पार्ट में आप माउथ देखते हो, कॉलर सिलोम देखते हो, जो कि कॉलर पोर के थ्रू क्या होते हैं, खुलते हैं इनकी डॉर्सल सरफेस पे। ओके, तो ये बात थी हमारे कॉलर की। कॉलर में हमने ये देखा कि हम इसे मीजोसोम कह रहे हैं। ओके, देन कॉलर में आप क्या क्या देखते हो, आप माउथ देखते हो और इनकी एक कैविटी होती है जिसे आप कॉलर कैविटी बोलते हो। ये हाईली मस्कुलर होते हैं, थिक होते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए, अब थर्ड है ट्रंक, जिसे कि हम मेटासोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मेटासोम बोलते हैं। अब हम लास्ट पार्ट पे आ रहे हैं इस पे। तो मेटासोम जो है वो पोस्टीरियर एकदम अंत वाला पार्ट है, पिछला पार्ट है हमारे मेलानोग्लॉसस का, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी है, क्योंकि आप देख रहे हो प्रोबॉसिस भी देखो छोटा सा है, कॉलर भी छोटा सा है, लेकिन हमारा जो ये पार्ट है, जो ट्रंक का पार्ट है, ये एक्चुअली में बड़ा है। तो ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है बॉडी का। ये फ्लैट भी हो सकता है और सर्कुलर कंस्ट्रक्शन जो होते हैं इनकी सरफेस पे पाया जाता है। इनके पास मिड डॉर्सल एंड मिड वेंट्रल रिजेस होती हैं, और ये जो मिड डॉर्सल आपकी रिजेस हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल में, ये एक दूसरे से क्या करती हैं, एकोमोडेट करती हैं। क्या होती हैं, ये संबंधित होती हैं एक दूसरों से, और इन्हीं के थ्रू जो नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं। लाइक अगर आप डॉर्सल एंड वेंट्रल देख रहे हो, तो जो इनकी नर्व्स हो गए और जो ब्लड वेसल्स हो गए, ठीक है, ब्लड वेसल्स हो गए, ये दोनों तरफ से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं। तभी जा करके अगर ब्लड भी फ्लो करना है तो ओवरऑल बॉडी में, क्योंकि एक बॉडी का दो ही पार्ट हो सकता है, एक डॉर्सल एक वेंट्रल, तो मिड डॉर्सल भी प्रेजेंट है इनके पास रीजेस, और मिड वेंट्रल भी प्रेजेंट है। तो डॉर्सल एंड वेंट्रल दोनों जुड़े हुए हैं, किससे, नर्व से और ब्लड वेसल से। दैट्स वाई जो इनमें एक सेंस ऑर्गन हो गया, एक नर्वस सिस्टम का जो कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी एक्टिविटीज़ हो गई, उनका काम नर्व कर देती हैं, डॉर्सल से वेंट्रल जो भी है, और ब्लड वेसल्स है तो वो ब्लड पहुंचा देती हैं। गेटिंग माई पॉइंट। इनके पास फेरिंग्स होता है, ठीक है, ये क्या कंटेन करती हैं, फेरिंग्स, गोनैड्स एज वेल एज हिपैटिक रीजन। सो दिस इज अबाउट योर 3 पार्ट, जिसमें अगेन आप थोड़ा सा ट्रंक के बारे में और देखो तो इनके पास 3 तरीके के क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं हमारे जो ट्रंक होता है उसमें। द फर्स्ट रीजन इज, रीजन मतलब क्या, वो रीजन नहीं, ये वाला रीजन बात कर रहे हैं, ठीक है, रीजन मतलब क्षेत्र, ठीक है। तो पहला होता है ब्रैंकियोजेनाइटल, जिसमें जेनाइटल विंग्स आप देखते हो, दिस पार्ट, लेट मी कलर इट सो डैट आपको ये समझ में आएगा। ये वाला जो पार्ट है जेनाइटल विंग का पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज द ब्रैंकियोजेनाइटल पार्ट ऑफ द ट्रंक। ओके, समझ गए। सेकेंड पार्ट है मिडिल हिपैटिक रीजन, दिस वन, ठीक है, ये हो गया हमारा हिपैटिक रीजन। एंड द थर्ड वन इज पोस्टीरियर एब्डोमिनल, दिस वन इज, ये जितना एब्डोमिनल का ही तो रीजन है पिछला, तो दिस इज द पोस्टीरियर एब्डोमिनल। वी आर डन विद द हैबिट एंड हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी एज वेल एज नाउ अब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, तब हम ये तीनों खत्म कर देंगे। देन कल की वीडियो में हम फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट आपका कंप्लीट करा देंगे। अगर हम एनाटॉमी की बात करें तो आपको एनाटॉमी में बॉडी वॉल्स देखनी होंगी एंड सिलोमिक स्ट्रक्चर देखना होगा कि सिलोम कैसा प्रेजेंट है। तो द फर्स्ट वन इज बॉडी वॉल। देखिए, सो नाउ अगर हम बॉडी वॉल की बात करें तो बॉडी वॉल जो होता है वो कंपोज्ड होता है एपिडर्मिस, जो कि इनकी आउटर लेयर होती है, ठीक है, देन मस्क्यूलेचर जो कि इनकी मिडिल लेयर होती है, एंड पेरिटोनियम जो कि इनकी इनर लेयर होती है। तो इनकी बॉडी की जो वॉल होती है, जो बॉडी इनकी बनी होती है, वो उस हर एक बॉडी के पार्ट में आप 3 लेयर ट्रिप्लोप्लास्टिक होती हैं। एपिडर्मिस इनकी फर्स्ट लेयर है, द सेकेंड वन इज योर मस्क्यूलेचर, जो कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि मसल से बनी होंगी, एंड पेरिटोनियम जो है वो मस्कुलर लेयर को सपोर्ट करती है, जो कि इनकी इनर लेयर है। अगर हम एपिडर्मिस की बात करें तो ये आउटर मोस्ट है, एज आई मेंशन बिफोर, ये आउटर मोस्ट है, सबसे बाहर पाई जाने वाली ये परत होती हैं। ये जो होती है इसमें आपको म्यूकस सिक्रीटिंग पिगमेंट्स बहुत सारे दिखेंगे, बहुत सारे म्यूकस सिक्रीटिंग पिगमेंट। हमने आपको बताया ना कि ये बहुत ही, इनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा म्यूकस से भरी हुई होती है, और उस म्यूकस जो होता है उसकी वजह से इनके अंदर से आयोडोफॉर्म जैसी क्या होती है, स्मेल आती है। तो इतना ज़्यादा म्यूकस कहाँ से आ रहा है, इतना ज़्यादा म्यूकस इनके एपिडर्मिस से आ रहा है, जो आउटर लेयर है वहाँ से आ रहा है। तो जो म्यूकस है
ये आपको 3 ग्लैंड्स से देखने को मिलेगा। एपिडर्मिस में 3 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। पहला होता है गॉबलेट, सेकेंड होता है रेटिकुलेट एंड थर्ड होता है मलबेरी। तो ये तीनों ही जो ग्लैंड्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं म्यूकस सिक्रीशन के लिए, बिकॉज यही म्यूकस जो प्रे होता है, इनके जो दुश्मन होते हैं, उनसे उनको क्या होता है, बचाता है, और ये म्यूकस इनको खाने पकड़ने में भी थोड़ा हेल्प कर देता है। बिलो एपिडर्मल सेल एक नर्वस लेयर की बहुत ही अच्छी लेयर होती है, थिक लेयर होती है, जिसमें बहुत सारे नर्व सेल्स पाए जाते हैं, नर्व फाइबर पाया जाता है। ठीक है, लाइक दिस इज योर एपिडर्मिस। तो यहाँ पर आपको देखो हम आपको बताते हैं, दिस इज द एपिडर्मिस। ठीक है, और ऐसे करके ना इसमें काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स पाई जाएंगी, जो कि क्या होगा, हेल्प करती हैं एक बॉडी के कोऑर्डिनेशन में। अब इन न्यूरल सेल के नीचे एक बेसमेंट की लेयर होती है जो कि सपोर्ट करती है एपिडर्मिस को, और मस्क्यूलेचर से क्या करती है, अटैच करने का काम करती है। गेटिंग माई पॉइंट कि एपिडर्मिस हमने ले लिया। ठीक है, हमने एपिडर्मिस लिया और हमने देखा कि इस एपिडर्मिस के बिलो मतलब नीचे आप देखते हो काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स, नर्व सेल्स। फिर उसके बाद आप देखते हो बेसमेंट लेयर, और ये बेसमेंट लेयर एक्चुअली में आपको मस्क्यूलेचर से जोड़ते हुए दिखाएगा। तो दिस होल पार्ट, वी कंसिडर दिस होल पार्ट एज एपिडर्मिस, एंड बेसमेंट को इंक्लूड करके देन ये जो बेसमेंट है ये फिर मस्क्यूलेचर से इसको क्या करेगा, जोड़ देगा। फिर हमारा जो मस्क्यूलेचर लेयर होता है ये बहुत ही स्मूथ होता है, और इसमें जितने भी मसल सेल पाए जाते हैं वो सभी के सभी लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद ये ट्रंक रीजन में सबसे ज़्यादा आपको अगर कोई मसल फाइबर है जो कि आपको ट्रंक रीजन में दिखाई दे रहा है, तो वो आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर भी दिखाई देगा। पेरिटोनियम जो है ये केवल से केवल इसका एक ही काम है कि ये बॉडी वॉल की जो मस्क्यूलेचर लेयर है उसको नीचे से क्या करता है, इनर सरफेस से क्या करता है, कवर करता है, अच्छे से एक सपोर्ट देता है। क्योंकि यहाँ पर वीक लिखा हुआ है, मस्क्यूलेचर लेयर क्या है, थोड़ी सी कमजोर होती है, तो उसको पेरिटोनियम जो है वो नीचे से सपोर्ट किया रहता है इनर सरफेस से। अगर हम बात करें कि ये बॉडी वॉल हेल्प किस में करती हैं, तो बॉडी वॉल सबसे पहले तो सॉफ्ट इंटरनल जितने भी ऑर्गन्स होंगे, जितने भी हमारी बैलेनोग्लॉसिस के जितने भी आंतरिक अंग होंगे, उन सभी को ये क्या करेगा, बचाने में मदद करेगा। किससे बचाने में, जितनी भी मैकेनिकल इंजरी है, मतलब कि कहीं से भी उसको चोट लग जाए, किसी कंकड़ से चोट लग जाए, किसी उसके जानवर जो उसको खाने के लिए आए उससे चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो बॉडी वॉल क्या करती है, उसको उससे प्रोटेक्ट करती है। सेकेंड, जो एपिडर्मल ग्लैंड्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती हैं, जो कि एक सैंड पार्टिकल में आराम से, सैंड पार्टिकल में आप सैंड देखते हो, आप हाथ में ज़्यादा देर अपने सैंड को ना, आप अपने हाथ में बालू लो और उसको बहुत देर तक अपने हाथ में ना ऐसे मस लो, आप देखोगे कि आपकी स्किन छिल जाएगी। तो वो तरीके में जा करके बिल बनाना, उस सैंड में जाके बिल बनाना, इट्स अ वेरी टफ टास्क। तो बैलानोग्लॉसिस के अंदर म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो सैंड में बड़े ही आराम से घुसते जाते हैं और अपना जो बरो होता है वो बनाते जाते हैं। तो जो एपिडर्मल ग्लैंड इसमें होती हैं हमारे बॉडी वॉल में, जो कि आउटर होती हैं, वो क्या करती हैं, आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस में पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं, बरो बनाने में हमारे बैलानोग्लॉसिस को हेल्प करती हैं। मस्क्यूलेचर जो है वो हेल्प करता है, मसल का बना हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है बॉडी के लोकोमोशन में वो हेल्प करेगा। और जो फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है म्यूकस के द्वारा, ठीक है, वो प्रोटेक्टिव होती है। और न्यूरोसेंसरी सेल्स पाए जाती हैं हमारे, हमने बताया ना कि एपिडर्मिस जो सेल है उसमें आप नीचे देखो काफ़ी सारे नर्व फाइबर है, तो ये क्या करेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलाई से बहुत अच्छे से इनको जोड़े रखेंगे। सो ऑल अबाउट योर बॉडी वॉल। नाउ अगर हम सिलोम की बात करें तो ये ट्राइसिलोमेट होते हैं, ठीक है, और इट्स सिलोम कंसिस्ट ऑफ 3 सेट ऑफ सेपरेट कैविटी, 3 तरीके के सेपरेट कैविटीज पाई जा रही हैं, तभी हम इन्हें ट्राई बोलते हैं। ट्राई मतलब होता है 3, तो 3 तरीके की सेपरेट कैविटी पाई जा रही है, डेट्स वाई हम इसे ट्राइसिलोमेट बोलते हैं। डेट अराइजेज एंड इंडिपेंडेंट पाउचेस फ्रॉम द आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन जो एम्ब्रियो होता है वहीं से ये आपको इंडिपेंडेंट 3 पाउचेज में दिखाई देंगी और सेपरेट होंगी डॉर्सल एंड वेंट्रल मिजेंट्रीज से, बट ये कम्युनिकेट भी करेंगी एक सर्टेन रीजन में आकर के। ये बोला जा रहा है कि डॉर्सल एंड वेंट्रल जो मिजेंट्रीन है ये सेपरेट, एक मिनट, ये बोला जा रहा है कि जो हमारा आर्केंट्रॉन होता है, एम्ब्रियो का आर्केंट्रॉन होता है, वहाँ से 3 डिफरेंट पाउचेज निकलते हैं। अब कैविटी क्या होती है, ऐसी चीज़ जिसमें पूरा अंदर खाली हो, तो 3 पाउचेज होते हैं। 3 पाउचेज ये आर्केट्रॉन एम्ब्रियो से क्या होते हैं,
निकले होते हैं। एम्ब्रियो का जो आर्किन्ट्रॉन होता है वहाँ से ये 3 पाउचेज ऐसे क्या होते हैं, निकले होते हैं। अब ये 3 पाउचेज हैं, ठीक है, इसी वजह से एक तो ये अंदर से पूरे खाली हैं और ये तीनों पाउचेज सेपरेट होते हैं, बीच में मेसेंट्रीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, मेसेंट्रीन। लेकिन अब ये नहीं है कि अगर ये तीनों सेपरेट हैं तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये एक सर्टेन रीजन में आकर के ऐसे हो सकता है कि ये सर्टेन रीजन में आकर के क्या करते हो, कम्युनिकेट भी करते हों, ठीक है। तो आपको यही चीज़ याद रखनी है कि इसके सिलोम जो है वो अलग अलग गुहाओं के 3 सेट होते हैं जो भ्रूण की आर्किन्ट्रॉन में स्वतंत्र थैली के रूप में निकलते हैं और पृष्ठीय और उदार मेसेंट्री द्वारा अलग होते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आकर के ये दोबारा से क्या होते हैं, मिल जाते हैं। हम स्पेंगल नाम के जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि जो हमारा सिलोमीट होता है ये एक्चुअली में बिहेव करता है एज अ ल्यूकोसाइट, जो कि मेम्ब्रेन सिक्रीट करने में काम करता है एक फॉरेन बॉडी में, अगर वो हमारी बॉडी एनिमल की बॉडी में घुस गया। एक मान लो कि ये फॉरेन पार्टिकल है, मान लीजिए सैंड है, ठीक है, तो अगर ये सैंड हमारे बैलेनोग्लॉसिस की बॉडी में घुस गया तो ये किसी काम का नहीं है। तो जो सिलोमेट होंगे, ऐसा स्पेंगल का मानना है कि ये क्या करेंगे, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन चढ़ा देंगे, ठीक है, इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, चढ़ा देंगे और फिर इसको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के साथ बाहर फेंक देंगे। तो ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, एज अ ल्यूकोसाइट की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। ये सभी भी फॉरेन बॉडीज जो कि हार्म पहुंचाएंगे उनको ये मार डालेंगे। दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्पेंगल। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटेट। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो। कल हम फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ बैलेनोग्लॉसिस पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई हम इतना इलाबोरेट करके उसके ओरिजिन से, वर्ड के ओरिजिन से लेकर के मॉर्फोलॉजी के स्ट्रक्चर से लेकर हर एक चीज़ हमने कवर किया, बिकॉज इट्स लाइक अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। ओके, तो अच्छे से पढ़िएगा। कल मिलते हैं फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी में। आई होप कि सब चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलेंगे कल। आप तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी, बाय बाय, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय बाय।